जय हिंद दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज की वीडियो का टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट धान की एक खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी है। बीमारी आने के बाद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसका फैलाव जो है ना, वो सारे खेत को कवर कर लेता है। शुरू में तो पैचेस में आता है। काफ़ी कुछ काम हुआ है, केमिकल्स के साथ भी काम हुआ है, बैक्टीरियासाइड्स के ऊपर भी, कुछ फंजीसाइड्स के ऊपर भी, नीम ऑयल के ऊपर काम हुआ है, पोटाश जिंक सल्फर के कम्बिनेशन के ऊपर काम हुआ है, गाय के गोबर के ऊपर काम हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन बचाव ही एकमात्र उपाय है। आजकल पूसा बासमती 1509 के ऊपर इसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। सिम्टम्स बहुत क्लियर कट ही दिख रहे हैं। आज हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के सिम्टम्स, मैनेजमेंट, बचाव और बाद में ना फैलने बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो का ज़्यादा कंटेंट मैंने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के राइस नॉलेज बैंक से लिया है। यह बीमारी बीजों से, ज़मीन में पड़े पिछले साल के जड़ तने से, अल्टरनेटिव होस्ट मतलब कि ये खरपतवार और घास से शुरू होती है। वह तेज़ बारिश, तेज़ हवा, सिंचाई के पानी से फैलती है। जब टेम्परेचर 25 से 34 डिग्री हो, जो आजकल चल रहा है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब हवा में नमी जो है ना, वो 70% से ज़्यादा हो, आजकल 70% से ज़्यादा ही है, वो वातावरण आजकल चल रहा है, इसके अनुकूल है। इस वातावरण में ज़्यादा फलती फूलती है। ज़्यादा यूरिया देने से, नज़दीक पौधे की रपाई करने से हवा और सूरज की रोशनी कम मिलती है और बीमारी ज़्यादा फैलती है। ये पैच आप जो देख रहे हो ना, ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का ही पैच है। 1509 वैरायटी है, निसारा हो रहा है, लेकिन अब ये बीमारी आ रही है। शुरू में जब ये छोटे पौधों में आती है तो सीडलिंग गोल होकर, स्लेटी होकर, पुआल जैसे होकर सूख कर मर जाते हैं। सारा का सारा पौधा मर जाता है। सीडलिंग को उखाड़ कर नीचे वाले पार्ट को अगर 2 उंगलियों से दबा कर देखो तो क्या होता है, एक गाढ़ा सा पीला सा, हल्का पीला सा बैक्टीरियल ऊज सीक्रेशन सा निकलता है। इसको बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कन्फर्मेशन होती है। बड़े पौधों में पत्तों के ऊपरी भाग नोक से शुरू होकर नीचे की तरफ फैलती है, किनारों से फैलती है। ये किनारे से देखो आप फैल रही है, साइड के किनारों से फैलती है और नीचे शीथ तक, नीचे तक फैल के जाती है। ये बिल्कुल नीचे तक जा सकती है। ये आपको ना इसका एक कन्फर्मेटरी टेस्ट बताता हूँ कि भाई कैसे पता लगे खेत में। वैसे तो माइक्रोस्कोप से, इसको पैथोलॉजी लैब में टेस्ट करने से कन्फर्मेशन होती है, लेकिन खेत में भी हम इसको कन्फर्म कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि नए इन्फेक्टेड पत्ते, ये जो इन्फेक्टेड पत्ता है ना, जो एक पत्ता ले लो, 2 पत्ते ले लो, इसको किसी शीशे वाले गिलास में साफ पानी में आधा पानी भर लो, उसमें पत्ते काट कर डाल दो। कुछ देर बाद रोशनी में देखने से कटे हुए पत्तों से बैक्टीरियल सीक्रेशंस, गाढ़ा सा पदार्थ बाहर निकलता हुआ दिखे तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के पक्के कन्फर्म लक्षण हैं। शुरू में छोटे पौधे में आ जाए तो 70% तक नुकसान कर सकती है, क्वालिटी ख़राब कर देती है, रेट कम लगता है। बाद में जब गाभे में हो या दाने बाहर निकल रहे हो, बाली निकल आई हो, तो थोड़ा सा नुकसान कम होता है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, क्वालिटी ख़राब होती है। जैसे मैंने बताया है कि भाई हवा से भी फैलती है, तो जहाँ पर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के पैचेस हो उनके बीच में, जैसे आप पैच देख रहे हो, इसके बीच में से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। ये जब मान लो इसी पैच के ऊपर जब बारिश आती है, अभी तो 20 तारीख के बाद बारिश आएगी, 5-7 दिन बारिश नहीं है, इसका फैलाव कम होगा। लेकिन आप सोचो कि जब 20 तारीख के बाद बारिश आएगी और बारिश इसके ऊपर पड़ेगी और तेज़ हवा से जब ये फैलेगी तो ये सारे एरिया में फैल सकती है। अब करना क्या है, बालियाँ निकलने से पहले कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 400 ग्राम प्रति एकड़, जो प्लाइटोक्स फंजीसाइड के नाम से आता है। एक और आता है कोसाइड फंजीसाइड, इसके अंदर भी कॉपर साल्ट होता है। ये जो है, इसका स्प्रे करने से इसकी रोकथाम होती है। और 10-15 दिन के बाद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 12 से 18 ग्राम प्रति एकड़ का स्प्रे करने से भी फ़ायदा होता है। यही बचाव है। और बालियाँ निकलने के बाद हम ब्लाइटोक्स फंजीसाइड या कोसाइड फंजीसाइड का स्प्रे नहीं कर सकते, क्योंकि दानों का रंग खराब हो जाता है। प्लांटोमाइसिन जो एरिस कंपनी का आता है, बचाव के लिए 50 ग्राम प्रति एकड़, और अगर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लक्षण आ गए हैं तो 100 ग्राम प्रति एकड़ का स्प्रे करें। ये एरिस कंपनी का आता है, प्लांटोमाइसिन होता है, इसके अंदर भी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन होता है। एक और आपको बताता हूँ, 3% नीम के तेल से भी स्प्रे करने से भी फैलाव कम होता है। ये रिपोर्ट आ रही है। पानी तो वैसे हमें निकाल ही देना चाहिए, खेत को सुखाने की सिफारिश की जाती है, लेकिन बाद में जब पानी देते हैं तो 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर को सिंचाई वाले पानी के साथ देने से सेकेंडरी इन्फेक्शन में कमी आती है। और एक और मैं आपको बताता हूँ, 2 किलो गाय के गोबर को 100 लीटर पानी के घोल में छानकर 1 एकड़ में स्प्रे करने से भी फैलाव को रोका जा सकता है। एक और उपाय है जो बूटिंग स्टेज पर है, बालियाँ निकलने से पहले होता है,
म्यूरेट ऑफ पोटाश आप 6 ग्राम प्रति लीटर, इसके साथ जिंक सल्फेट 4 ग्राम प्रति लीटर और सल्फर 6 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे करने से, फिर इसको 7 दिन के बाद फिर रिपीट करने से, ये 2 बार ये स्प्रे कर दें तो इसका भी फैलाव रुकता है। ये मैंने प्लांट वाइज नॉलेज बैंक से लिया है ये लिटरेचर। ससेप्टिबल वैरायटीज़ जो भी आप स्प्रे करें तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 12 ग्राम या प्लांटोमाइसिन 50 ग्राम प्रति एकड़ जरूर मिलाकर स्प्रे करें। जो भी आप फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें तो ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और प्लांटोमाइसिन आप मिला ही दें। यह बीमारी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट 15-20 साल बाद, पिछले साल हाइब्रिड्स में पूसा 1509 में व कुछ PR 114 में भी रिपोर्ट हुई थी। इस साल PR 114 काफ़ी एरिया में लगी हुई है। ये वैरायटी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के 10 पैथोटाइप्स में से 5 रेसिस के प्रति ससेप्टिबल है। PAU की, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जितनी भी बाद में वैरायटीज़ रिलीज़ हुई हैं, जैसे 129, PR 128, 127, 126, 124, 122, 121 और PR 113, सारी की सारी लगभग जो है ना इन बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का रेजिस्टेंट है। इसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट नहीं आती, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन PR 114 को ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कुछ पत्ते इस तरह से पीले हो रहे हैं, इस तरह से, ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के सिम्टम्स नहीं है, इससे कन्फ्यूज़न ना हो। ये तो क्या हुआ है कि जो पछुआ चल रही है ना, थोड़ी सी गर्मी है, जिन खेतों में पानी थोड़ा कम है और पछुआई के कारण टेम्परेचर थोड़ा राइज हुआ है तो ये पत्ते थोड़े से लाल हो गए हैं। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, पोटाश जिंक सल्फर की फसल में कमी ना आने दें। यूरिया और पानी ज़रूरत से ज़्यादा ना दें। ध्यान रखें। आपकी अच्छी फसल की कामना करते हुए आज की डिस्कशन को यहीं पर समाप्त करता हूँ। डिस्कशन तो आपके साथ होती रहेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी। जय हिंद।